नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई 2009 के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब तक रीट के जितने भी पेपर हुए हैं आप उन पेपरों को उठाकर देख लीजिए। आपको आरटीई 2009 से 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2009 को, दूसरा है 20 जुलाई 2010 को, तीसरा है 4 अगस्त 2010 को, चौथा है 20 जुलाई 2009 को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न नंबर 2 है, 18 वर्ष की आयु से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा का बात कही गई है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 41 में, दूसरा अनुच्छेद 42 में, तीसरा अनुच्छेद 45 में, चौथा अनुच्छेद 52 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 41 में निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद इतने सारे हैं कि याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, ताकि ये आपको याद रहे। 41, 41 को आप ऐसे भी समझ में आ सकता है, एक ताली, एक ताली यानी 41। और आप ताली कभी भी निःशुल्क बजाते हैं। जब भी आप ताली बजाते हैं हमेशा ताली निःशुल्क बजाते हैं। ताली के लिए आप किसी से शुल्क नहीं लेते, ताली निःशुल्क बजाते हैं। और ताली से याद रख लीजिए 41, एक ताली 41। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। ये है कक्षा 8 यानी उच्च प्राथमिक में। पहला ऑप्शन है 1:30, दूसरा 1:35, तीसरा 1:10, चौथा 1:25। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर बच्चों की संख्या 100 से अधिक होती है तो छात्र शिक्षक अनुपात होता है 1:30 का। वहीं अगर 100 से कम होती है यानी नॉर्मल पूछे और बच्चों की संख्या ना दे रखी हो तब उसका अनुपात होगा 1:35। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बच्चों की संख्या 100 से अधिक है तो छात्र अनुपात 1:30 हो जाता है। और वहीं अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 होता है। नॉर्मल 1:35, 100 से अधिक 1:30 और 200 से अधिक 1:40। हम ये बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक की। प्राथमिक के लिए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय व धाराओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है 10 अध्याय 38 धाराएं, दूसरा 7 अध्याय 2 धाराएं, तीसरा 7 अध्याय 38 धाराएं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। हम उच्च प्राथमिक का देख चुके हैं, नॉर्मल 1:35, 100 से अधिक 1:30 और 1:40 200 से अधिक। अब प्राथमिक के बारे में देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1:30। नॉर्मल प्राथमिक में 1:30 होता है, उच्च प्राथमिक में 1:35। वहीं अगर ये अनुपात निर्धारित होता है 120 तक के लिए,
120 तक के लिए 4 शिक्षक होते हैं, यानी 1:30 का चलता है। अगर वहीं बच्चों की संख्या 121 से 200 तक होती है, तब शिक्षकों की संख्या होती है 5। 121 से 200 तक 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक हो जाता है। वहीं अगर बच्चों की संख्या 200 हो तो ये 1:40 होता है। उच्च प्राथमिक में भी और प्राथमिक में भी, दोनों में अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो अनुपात 1:40 का होता है। प्राथमिक के अंदर बस एक फर्क है कि 1:40 के साथ साथ एक प्रधान अध्यापक भी होगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं आरटीई एक्ट के तहत। पहला ऑप्शन है 200 दिन, 180 दिन, 220 दिन या 160 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 200 दिन निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है आरटीई एक्ट की किस धारा के तहत। राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है 32, 33, 34, 35। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 धारा के तहत राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखने की ट्रिक हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत। पहला ऑप्शन है धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 25 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, धारा 5 के तहत। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, पहली बार आप में से अधिकतर लोगों ने टीसी कक्षा 5 के अंदर पाई होगी। इससे पहले की क्लास में आपने टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। पहली बार टीसी की आवश्यकता पड़ती है कक्षा 5 में, तो पहली बार टीसी धारा 5। प्रश्न नंबर 9 है, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 25, तीसरा 30, चौथा 35। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 सदस्य थे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले धारा 35 पढ़ी थी। सलाहकार समिति का गठन किया गया था धारा 35 के तहत और सदस्य कितने थे, 35। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 35 सदस्य थे और 35 ही धारा के तहत समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, कोठारी आयोग का अध्यक्ष था। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा दौलत सिंह, तीसरा स्वामी सिंह, चौथा प्रभुदान सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। ये थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 11 है, यशपाल समिति का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है खेल से शिक्षा, दूसरा है भ्रमण शिक्षा, तीसरा शिक्षा बोझ बिना बोझ के शिक्षा, चौथा व्याख्यान शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बिना बोझ के शिक्षा। ये आरटीई 2009 का ध्येय वाक्य है। प्रश्न नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात नॉर्मल वाला पूछा है, तो ये होगा 1:30। प्राथमिक में 1:35, माफ़ कीजिए, उच्च प्राथमिक में 1:35 है और प्राथमिक में 1:30। प्रश्न नंबर 13 है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है। 1 किलोमीटर, दूसरा है 2 किलोमीटर, तीसरा 3 किलोमीटर, चौथा 5 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, बाल सभाएं 1 माह में होती हैं, 1, 2, 5 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकतम 1 माह में 5 बाल सभाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बाल सभा आयोजित की जाती है। पहला ऑप्शन है
मंगलवार को, दूसरा है शनिवार को, तीसरा अमावस्या को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक शनिवार को बाल सभाएं आयोजित की जा सकती हैं। अब 5 बाल सभाएं कैसे होती हैं एक माह में, क्योंकि 4 शनिवार होते हैं। कभी कभी अगर माह शनिवार से शुरू होता है तो एक माह में शनिवारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। इसी प्रकार से एक माह में अधिकतम बाल सभाएं 5 हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा 19, दूसरा है धारा 20, तीसरा है धारा 21 और चौथा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 21। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी विद्यालय में कार्य करने वाली समिति, और हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो 21 रुपये का प्रसाद बांटते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की शुरुआत हुई थी 21 रुपये के प्रसाद के साथ। प्रश्न नंबर 17 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12A के अनुसार दुर्लभ वर्ग व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली प्राथमिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। इस धारा में पहला ऑप्शन है धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 13 के तहत, धारा 14 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 11 के तहत। इसको हम याद रख सकते हैं, कक्षा पहली में एडमिशन धारा 1(1) से याद रख लीजिए। 11, आपसे कोई पूछता है कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है बच्चे का, पहली कक्षा में यानी धारा 11। प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है 200 दिन निर्धारित किए गए हैं और 800 घंटे, दूसरा है 220 दिन 800 घंटे, तीसरा है 200 दिन 1000 घंटे, चौथा है 220 दिन 1000 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उच्च प्राथमिक स्तर में 220 दिन और 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं, वहीं प्राथमिक स्तर में 200 दिन और 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कक्षा 6 से 8 में जहां 100 से अधिक ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है तो अंशकालिक शिक्षक होंगे। ये हम आपको बता चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में अगर बच्चों की संख्या 100 से अधिक है तो शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:30, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, 3 शिक्षक होंगे। प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है धारा 32, दूसरा है धारा 28, तीसरा है धारा 29, चौथा है धारा 31। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, धारा 28। अगर आपके पास इसको याद रखने की कोई ट्रिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 20 मार्च 2011 को, 1 अप्रैल 2010 को, 20 मार्च 2010 को, 20 अगस्त 2009 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को। पारित कब हुआ था? 20 जुलाई 2009 में। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई थी? पहला ऑप्शन है डिस्पैच बिल में, दूसरा है हंटर बिल में, तीसरा है गोखले बिल में, चौथा है गांधी बिल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोखले बिल में सबसे पहली बार शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे
6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का। प्रश्न नंबर 24 है, आरटीई एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा पर, दूसरा प्रायोजित शिक्षा पर, तीसरा समावेशी शिक्षा पर या उक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नेहरूजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। अभी हमने पढ़ा था गोखले बिल में सबसे पहली बार अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी, तो सबसे पहले मांग की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित करने होंगे? पहला है 25%, 50%, 27%, 60%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, 25% निर्धारित करने होंगे। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षा का गारंटी अधिकार अधिनियम 29 मार्च 2009 को नोडल एजेंसी को के रूप में किसे दिया गया था? पहला ऑप्शन है डीपीईपी को, दूसरा है बालिका शिक्षा को, तीसरा कस्तूरबा शिक्षा को, चौथा सर्व शिक्षण अभियान को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सर्व शिक्षा अभियान को। प्रश्न नंबर 28 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय मामलों में केंद्र व राज्य का हिस्सा क्या होगा? पहला है 55 केंद्र का होगा, 45 राज्य का। दूसरा है 45 केंद्र का, 55 राज्य का, 75 केंद्र का, 25 राज्य का या 50-50। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 55% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 45% राज्य सरकारें। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षा विषय है। पहला ऑप्शन केंद्र सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, समवर्ती सूची का, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शिक्षा को चलाएंगे। अभी हमने 55:45 का देखा था दोनों के बीच। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2011 में भी पूछा गया था और कई और वर्षों में भी पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। एक शिक्षक के लिए निर्धारित हैं। एक सप्ताह में उसे 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? पहला ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। ये बिल्कुल सही है। ये अध्यापक के लिए कड़ा नियम है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये भी सही है। इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। समय से स्कूल में पहुंचना है, पाठ्यक्रम का संचालन करना है और समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 32 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। पहला है 30, 40, 45
या 50? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अनुपात 1:40 का होगा, प्लस 1 अध्यापक होगा। अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं तो अनुपात बनता है 1:45। अगर साथ में एक प्रधानाध्यापक लिखा होता तो अनुपात 1:40 सही जवाब होता। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब 1:45 होगा, क्योंकि प्लस एक प्रधानाध्यापक होता है। उसको जोड़कर भी आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी माना था, 45, 1:45। प्रश्न नंबर 33 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में ये अध्यापक ही जनगणना करते हैं। आपदा राहत कार्य में ये भी अध्यापकों का कार्य होता है। चुनाव संबंधी कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटी चुनाव में भी लगती है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। ये अलग से कार्य करने वाले वर्कर्स कार्य करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। ये RTE 2009 शिक्षकों को अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 34 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? पहला ऑप्शन है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। दूसरा है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। तीसरा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। चौथा है वर्ष के पश्चात की शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी छुट्टियों के बाद की शिक्षा पर। प्रश्न नंबर 35 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। ये हमने आपको बता दिया। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को और इसे पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 में। प्रश्न नंबर 36 है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? पहला ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 6 से 14 वर्ष के लिए। वहीं अब नई राष्ट्रीय नीति जो आई है 2020, वो है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपालन होना चाहिए। ये प्रश्न रिपीट हुआ था 2017 में। हमने आपको बता दिया प्राथमिक स्तर पर अनुपात होना चाहिए 30:1 का। पहले विद्यार्थी दे रखा है, इसीलिए 30 विद्यार्थी 1 शिक्षक। वहीं अगर उच्च प्राथमिक पूछा होता तो 1:35 का। प्रश्न नंबर अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे की संख्या है। ये भी 2017 में प्रश्न पूछा गया दोबारा, 45 घंटे। अगला है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा। दूसरा है प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा। तीसरा 8वीं से 12वीं तक कक्षा की शिक्षा। चौथा माध्यमिक शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। पहली कक्षा में बच्चा एडमिशन लेता है तब उसकी उम्र 6 वर्ष होती है और 8 में पहुँचते पहुँचते उसकी उम्र हो जाती है 14 वर्ष। इसीलिए 6 से 14 वर्ष के लिए है RTE अधिनियम 2009। प्रश्न नंबर अगला है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पहला है प्रशंसा, दूसरा मान्यता,
तीसरा नियम एवं शर्तें, चौथा प्राधिकार। इसमें ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना कि इनमें से कौन सी चीज़ विद्यालय के पास होनी चाहिए, तब आप उस विद्यालय के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मेरे DTA के सदस्यों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके लिए बहुत बड़ी मैराथन लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।